फार्मिंग के और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वीडियो एंड होता है। हमें पता चलता है कि सेजुन और जायंट बियर में दोस्ती हो जाती है और जायंट बियर रोजाना सेजुन को ऊपर उठाने के लिए आता है और अपने काम पे भी जाता है। आज से 3 दिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जायंट बियर और सेजुन में दोस्ती हो जाती है। सेजुन जायंट बियर को कुछ खाने के लिए भी देता है क्योंकि जायंट बियर सेजुन को रक्षा करने के लिए जंगलों को उस ओर जाता है जहाँ से मॉन्स्टर आते हैं, ताकि जायंट बियर सेजुन और बाकियों की हेल्प कर सके। और जायंट बियर अपने बेबी को भी सेजुन के पास छोड़ के जाता है ताकि सेजुन के साथ और बाकी के रेबिट्स के साथ भी उसका बेबी खेले और यहाँ पर एंजॉय भी कर सके। अब हमें जानने को मिलता है कि सेजुन और बाकी के रेबिट जब केव से बाहर आ चुके हैं तो उनको फार्मिंग करने के लिए बहुत सारी जगह मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी था वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं था और यहाँ पर फार्मिंग करना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। इसलिए सेजुन और बाकी के रेबिट बहुत ज्यादा हैरान थे और वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी तो है लेकिन इसमें उपजाऊ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें छोटे छोटे कंकड़ भी है और इसमें जो फार्मिंग के लिए थोड़ा सा गीलापन चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। तभी सेजुन और बाकी के रेबिट देखते हैं जो जायंट बियर का बेबी है वो उस मिट्टी में खेल रहा होता है जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा खुद रही होती है, यानी कि वो हल की तरह काम कर रहा होता है और सारी मिट्टी की वो खुदाई कर रहा था। इससे सेजुन और बाकी के रेबिट बहुत ज्यादा खुश थे और उसे और ज्यादा उत्साह कर रहे थे ताकि वो और ज्यादा खेले और जमीन उपजाऊ बने। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सेजुन उसे खाने के लिए भी देता है। उसने इतना बड़ा काम जो कर दिया है क्योंकि अब सारे जमीन से कंकड़ उठ चुके होंगे और अब जमीन खेती करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब सेजुन बेबी बियर को देखता है और सोच रहा होता है कि ये कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। जब ये केव में था तब बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, अब तो मेरे बराबर हो गया है। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि सेजुन अब पोटैटो को लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था और जैसे वो पोटैटो लगाता है टावर मैनेजर से उसे मैसेज आता है। सेजुन जैसे ही पोटैटो को लगाता है उसे टावर मैनेजर की ओर से मैसेज आता है। विंडो उसे बताता है कि उसका ईएसपी पॉइंट बढ़ चुका है और उसका लेवल 3 का सोइंग प्रोसेस बढ़ चुका है। इससे सेजुन काफी ज्यादा खुश था। वैसे तो अभी के लिए सेजुन पोटैटो को ही लगाता है लेकिन बाद में वो चेरी टमाटर को भी लगाने की कोशिश करेगा जब तक मिट्टी उपजाऊ ना हो जाए। लेकिन जब सेजुन पीछे मुड़ को देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि सेजुन ने अभी तक जितने भी पोटैटो को मिट्टी में दबाया था बेबी बियर उस सबको निकाल कर उसे खा जाता है। सेजुन उसे बताता है कि वो जो कर रहा है उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खजाने की तलाश बिल्कुल नहीं कर रहे, वहाँ पर वो खेती करने के लिए आए हैं और अब बेबी बियर ने सारे पोटैटो को निकाल कर मिट्टी से खा लिया था। अब ये सेजुन की मेहनत और ज्यादा बढ़ गई थी और उसे अब फिर से दोबारा ये काम करना पड़ेगा। वैसे तो बेबी बियर बहुत ज्यादा दुखी था इस बात को लेकर कि उसे ये बात पता नहीं थी और यहाँ पर जो व्हाइट रैबिट था वो बेबी बियर को डांट लगा रहा था कि उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब सेजुन को पता था कि इस तरीके से काम तो होने नहीं वाला, इसलिए वो सोचता है कि अब उसे बेबी बियर को भी फार्मिंग के बारे में सिखाना पड़ेगा ताकि उसका नुकसान ना हो और उसका हेल्प भी हो जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 38 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थियो इस बार 1800 टमाटर लेके आया था और टमाटर को 3 हिस्सों में करके 300 करके बेचेगा। जबकि इस बार हमें देखने को मिलता है कि थियो का टमाटर इस बार थोड़ा कम ही बिका था लेकिन बिक तो गया था। थियो इससे नाखुश था क्योंकि अगली बार इस बार इसे बहुत कम गोल्ड मिला था। जिसके बाद यहाँ पर टीम लीडर डोंगसिक आता है और वो थियो से पूछता है क्या जिस कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने साइन किया था क्या थियो ने वो देख लिया था। थियो वैसे डोंगसिक को देख के बहुत ज्यादा खुश था। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि टीम लीडर डोंगसिक पार्क सेजुन के घर में जो गए थे और उनके फैमिली के बारे में जितनी जानकारी थी और जितना कुछ था पैसे वगैरह वो सब उन्होंने दे दिया था। इसलिए वो थियो से कहते हैं कि पार्क सेजुन को बता देना कि वो अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा चिंता ना करे। थियो ये सुन के काफ़ी खुश था लेकिन वो पूछता है कि टीम लीडर डोंगसिक इस बार चेरी टमाटर को खरीदने के लिए बोली क्यों नहीं लगाए। डोंगसिक अपने जेब से कुछ निकालते हुए कहते हैं क्योंकि उसे इस बार चेरी टमाटर नहीं चाहिए, चेरी टमाटर के बदले इस बार उन्हें कुछ और चाहिए। यहाँ पर थियो हैरानी से पूछता है लेकिन क्या चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि डोंगसिक मोबाइल निकाल के थियो से कहते हैं कि उन्हें एक पिक्चर चाहिए कैट के साथ क्योंकि उनकी डॉटर को कैट बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो डोंगसिक के साथ अपना पिक्चर क्लिक कर चुका था और यहाँ पर अपनी परंपरा की ओर से थियो इस बार डोंगसिक से भी कुछ रिवॉर्ड की मांग करता है, जिसे डोंगसिक भी मान जाता है और उसे रेड पेपर पाउडर देता है जो कि साउथ कोरिया में लोग खाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि थियो उसे ऐसे ही अपने हाथों से उठा के खाने लगता है जिसे डोंगसिक उसे मना करने ही वाला था लेकिन तब तक थियो उसे खा चुका था और इस बदौलत थियो को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसकी जबान जल जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक हिरन
एक बंडल को ठीक कर रही थी और वो बताती है कि कंप्लीट अपग्रेड हो चुका है। हमें पता चलता है कि ये बंडल और किसी का नहीं, ये थियो का था और थियो अभी भी अपने टंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तीखा लगा था। वैसे तो थियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका बंडल अपग्रेड हो चुका है और वो और भी ज़्यादा चेरी टमाटर को कैरी कर सकता है इस बंडल के ऊपर। अब वो सेजुन की दी हुई हर चीज़ को आराम से इसमें कैरी कर सकता है, जिससे वो काफ़ी खुश लग रहा था और वो एक कृपी से स्माइल देता है क्योंकि इस बंडल में वो 1000 से भी ज़्यादा टमाटर को और कॉइन को कैरी कर सकता है और वो एक टाइम पर एक मिड क्लास मर्चेंट भी बन जाएगा। मिड क्लास मर्चेंट ही नहीं बल्कि वो तो सोच रहा था कि वो धीरे धीरे करके एक चेयरमैन का ओहदा भी हासिल कर लेगा, जिसके बाद वो सेजुन के ऊपर भी चला जाएगा और इतना बड़ा चेयरमैन होने के बाद सेजुन उसके सामने अपने आप घुटनों टेक देगा। ये सोचकर वो हंस रहा था, लेकिन जिसके बाद अभी उसे एक स्टोर पर जाना था क्योंकि उसे सेजुन का काम ही पूरा करना था अभी। लेकिन तभी जाते हुए उसे एक शॉप दिखता है जहाँ पर एक फॉक्स कुछ मीठी चीजें बेच रही होती है। अभी उसके टंग में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए वो सोचता है कि वो इसे एक बाई करेगा और उसे खाएगा। वो उस फॉक्स के पास जाता है और एक बाई करता है। फॉक्स बोलता है कि वो उसे एक टाउन कॉइन में एक दे सकता है, लेकिन थियो उसे कहता है कि उसे डिस्काउंट चाहिए, जिसे सुनकर तो फॉक्स हैरानी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थियो सक्सेसफुली उस मच्छी को बाई कर लेता है डिस्काउंट के साथ। अब थियो यहाँ से जा ही रहा था, तभी हमें देखने को मिलता है कि एक नीली कलर की हुडी के साथ वहाँ पर एक लड़की मिस्टर थियो को हेलो करती है। थियो देख उसे हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, अरे तुम तो वही हो उस दिन जिसका स्कैम होने वाला था, लेकिन मैंने स्कैम होते होते तुम्हें बचा लिया था। वो फॉक्स भी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा चलो, तुम्हें मैं याद तो हूँ। अब हमें पता चलता है कि ये तो जेथर थी। उसे इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है थियो पर कि उसने उसे बचाया था। वो अपने मन में सोच रही थी कि तुमने मुझे बचाया नहीं था, बल्कि तुमने मेरा पूरा मिशन बर्बाद कर दिया था। अब वो थियो से बताती है कि लेकिन मैंने तो अपना परिचय दिया ही नहीं, मेरा नाम जेथर है। थियो उसे पूछता है कि बात क्या है। जेथर उसे बताती है कि अगली बार जब तुमने मुझे बचाया था तो मैंने रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें कोई भी भुगतान नहीं किया था। इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ दूँ, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ सेव किया था। वैसे तो थियो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, थैंक यू, तुम ही रख लो। अब यहाँ पर जेथर को लग रहा था कि थियो तो हाथ से छूट रहा है, इसलिए वो दौड़ के जाके थियो के सामने आती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी, चलो एक कप चाय ही पी लेते हैं। वैसे थियो में बताता है कि मुझे गर्म चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं पी सकता गर्म वाली। लेकिन अब ज्यादातर उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो कहती है कि आसपास में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिजर्ट मिलता है, क्यों ना हम दोनों साथ जाए, क्योंकि कुछ साल पहले मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पर गए थे, जिसके बाद हमें वहाँ का डिजर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम वहाँ पर जाएं और कुछ डिजर्ट टेस्ट करें। तो उसे बताता है कि उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मीठा भी नहीं खाता और ना ही कुछ तीखा चीज़ें खाता है, वो बस मच्छी खाता है। अब ये सुनकर जेथर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे गालियां देते हुए कहती है कि इस बदतमीज को क्या चाहिए, ये क्या खाना चाहता है और ये चाहता क्या है भाई। अब उसका कोई भी पाला भारी नहीं पड़ रहा होता, इसलिए अब वो नाटक करके थियो के सामने घुटने टेक देती है और कहती है कि थियो सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अब थियो तो इसका नाटक देख के घबरा ही जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब जेथर अपना नाटक शुरू करती है। वो कहती है कि मुझे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ कि मैं एक वंडरिंग मर्चेंट बनी हूँ, अभी मैं अपनी मर्चेंट की लाइफ की शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन मेरी स्किल में भी बहुत ज़्यादा कमी है, मैं अभी इसमें पक्का नहीं हो चुकी हूँ। और मैं ये जान के बहुत ज़्यादा हैरान थी उस दिन कि आपने अपनी स्किल से इतना ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, क्योंकि आपने एक बार में उस गॉब्लिन को देख लिया कि वो मुझसे स्कैम कर रहा है और आपने तुरंत ही मुझे उससे बचा लिया बिना कोई झिझक के और बिना कुछ सेल्फिश रिवॉर्ड के। और वो दुख भरी आंसू बहा के कहने लगती है कि इसलिए सर, मैं थियो सर आपको रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपसे मर्चेंट स्किल सीखना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना मर्चेंट का चेला बना लीजिए। अब जेथर के मुंह से थियो ग्रेट वंडरिंग मर्चेंट का नाम सुन के वो तो सीधा चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, जब तुम इतना रो ही रही हो तो तुमको मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में सिखाई दूंगा। अब जेथर कहती है कि अच्छा आप सच में ऐसा करोगे, और वो उसे थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहती है कि ये वाला ट्रिक मेरा कभी भी बेकार नहीं जाता, हमेशा एक काम में आ ही जाता है। अब थियो उसे बताता है कि वो जल्दी से वहाँ से उठ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि आसपास के लोग सब लोग उसी देख रहे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी से उठ जाती है। वैसे जेथर थियो से पूछती है कि वो वैसे जा कहाँ रहा था। थियो उसे बताता है कि वो कुछ खरीदना चाहता है और उसे कुछ जरूरत का सामान खरीदना है, इसलिए वो स्मिथी एली की ओर जा रहा था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो और जेथर वहां तक पहुंच गए थे। जेथर उससे कहती है कि वो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या बाई करना चाहता है।
हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ज़ेथर और थियो पहुंच चुके होते हैं उस स्मिथी एली की ओर जहाँ पर सेल लगा होता है 50%। थियो उस दरवाजे की कुंडी बजाकर ओनर का होने या ना होने का कुछ जांच पड़ताल कर रहा था। अब अंदर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए ये दोनों अंदर घुस जाते हैं। अब ये दोनों जब जैसे ही अंदर जाते हैं, जेथर यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई थी जो कि कोई भी किसी काम का नहीं था। जेथर यहाँ पर देखती है कि सारी चीजें यहाँ पर कबाड़ की जैसी लग रही थी। क्या ये कबाड़ खरीदने के लिए यहाँ पर आया है? और इस कबाड़ की जगह में वो मुझे कौन सी स्किल सिखाने जा रहा है मर्चेंट का? जबकि हमें देखने को मिलता है कि थियो शॉपकीपर के पास जाता है और उससे पूछता है कि बाहर सेल का पोस्टर लगा हुआ है और हर एक चीज का कीमत 20 टावर कॉइन है। क्या ये बात सच है? अब जेथर यहाँ पर खुश होते हुए कहती है कि मुझे तो लग रहा है तुम ऐसी चीजें बाय करने जा रहे हो जिसे हमें बाद में बेचकर हमें मुनाफा हो सके। तो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें ये बात बाद में पता चल जाएगी, अभी आगे आगे देखो होता क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पूरा मार्केट घूमते हैं जहाँ पर जेथर को एक डेगर बहुत ज्यादा प्रेटी लगता है और वो थियो को बताती है कि आसपास इस स्मिथी में बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो हाई क्लास के हैं और उन्हें खरीदना चाहिए। थियो उसे घमंडी में बताता है कि मैं वैसा वैसा छोटा मोटा चीजें नहीं खरीदता, आगे चलो। इसके बाद हमें पता चलता है कि थियो और जेथर एक शॉपकीपर के पास रुके हुए थे। थियो उसे पूछता है कि यहाँ पर चीजों का कॉस्ट नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर कौन सी चीजें कितनी कीमत की होगी। वो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि ये सारे कबाड़ है और यहाँ पर किसी का भी कोई भी कीमत नहीं है। इसका ऑल डील से पता चलता है कि कौन सी चीजें कितने में होंगी, जो तुम्हें चाहिए तुम उठा लो। आइटम को देखकर अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम इसे अच्छी कीमत में बेचेंगे, नहीं तो हम इसे अपने हिसाब से बेचेंगे। जिसे सुनकर थियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे छोटा सा डिस्काउंट दे दो। जो सुनकर जो जेथर होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या क्या यही मर्चेंट स्किल है? बेचारे की तो तोते उड़ चुके होते हैं और वो समझ नहीं पाती कि यहाँ पर थियो ने अभी अभी किया क्या। अब जेथर ये देख के हैरान थी कि थियो फिर से डिस्काउंट मांग रहा है, क्योंकि वो तो पहले से ही डिस्काउंट के एरिया में था। अब डिस्काउंट के एरिया में जाकर फिर से डिस्काउंट मांग रहा है। इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो दुकानदार थियो को फिर से एक डिस्काउंट दे ही देता है। पहले तो 50% का डिस्काउंट था, लेकिन दुकानदार उसे फिर से 18 कॉइन का डिस्काउंट और दे देता है, जिसे देखकर जो जेथर थी उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थियो और ज्यादा डिस्काउंट मांगता है। वो शॉपकीपर उसे 15 टावर कॉइन का डिस्काउंट और दे देता है। अब थियो उस शॉपकीपर से बहसबाजी करने लगता है कि मैं यहाँ पर हमेशा का कस्टमर हूँ, मैं रोज आता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा और टावर कॉइन का डिस्काउंट चाहिए, मुझे 13 टावर कॉइन का डिस्काउंट चाहिए, प्लीज मुझे दे दो। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जो शॉपकीपर था वो हंसता है और थियो को इस जेस्चर से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें 13 टावर कॉइन से ज़्यादा डिस्काउंट और नहीं दे सकता। जिसे देखकर तो ज़्यादा हैरानी थी और थियो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। थियो कहता है कि देखो इसी तरह से डिस्काउंट लिया जाता है, क्या तुमने देखा मैंने अभी भी क्या किया? अब वो बेचारी तो पहले से ही हक्का बक्का थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो थियो कहती है कि थियो सर आपने तो कमाल ही कर दिया। अब वो हंसना तो नहीं चाहती, लेकिन जानबूझकर हंसना पड़ रहा था। वैसे वो थियो से पूछती है कि थियो यहाँ पर डिस्काउंट की ओर से और क्या यहाँ पर खरीदना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादातर कबाड़ ही भरे पड़े हैं। थियो उसे कहता है कि बस देखो मैं क्या खरीदना चाहूंगा। जिसका बाद हमें पता चलता है कि थियो कुछ देर ढूंढने के बाद एक टोपी खरीदता है। अब वो बेचारी तो पहले से हैरान थी और इस टोपी को देख कर और ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या तुम ये खरीदना चाहोगे इतना सारा डिस्काउंट में? थियो कहता है कि हाँ यही खरीदना चाहूंगा, इसमें बुराई क्या है? जेतर को मानना ये था क्योंकि थियो 50% डिस्काउंट के ओर में घुसा था और उसने 13 टावर कॉइन का डिस्काउंट लिया था। जिसके बाद उसे एक टोपी पसंद आया था जो कि एक भूसे से बना था। उसका मानना था कि ये तो कोई हथियार भी नहीं है जिसको खरीदना बिल्कुल बेकार है और 100% गारंटी के साथ वो कह सकती है कि ये कोई भी काम नहीं आएगा। तभी शॉपकीपर जेतर को डांटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, इस शॉप की चीज़ों क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रही है? तभी जेतर उसको मना करती है और कहती है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था। थियो उसे डांट लगाता है और कहता है कि तुम फालतू में इतना कुछ बोल रही हो। तभी वो माफ़ी मांगती है। वैसे तो वो सोच रही थी कि वो माफ़ी क्यों मांग रही है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि थियो ने उस टोपी को बाय कर लिया क्योंकि सेजू ने उसे कहा था कि वो कुछ भी खरीद सकता है जो उसे पसंद हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि थियो और जेतर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब थियो जेतर को कहता है कि अब वहाँ से जा रहा है और उसको पास जो भी था मर्चेंट होने का टेक्निक उसने सारे जेतर को सिखा दिया था। पहले तो जेतर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि थियो यहाँ पर बोल क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है कि थियो
जेथर के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है कि देखो, मेरे पास मर्चेंट का जितना सारा टेक्निक था मैंने सारा तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर कर दिया और अब मुझे लगता है कि तुम एक अच्छा मर्चेंट बन सकती हो। वैसे तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा एक मर्चेंट बनोगे। अब जेठा तो वैसे भी हैरान थी, उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तियो वहाँ से अपना टोपी उठाकर चल पड़ता है। अब जेठा चाहकर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अगर फॉलो करेगी तो तियो को यहाँ पर पता चल जाएगा। इसलिए वो कहती है कि अब मुझे पीछे हटना ही होगा, क्योंकि अगर मैं उसका पीछा करूँगी तो ये अननेचुरल होगा और इसको बारे में उसे पता चल जाएगा। लेकिन तभी उसका दिमाग सनकता है और उसका नज़र थियो को उस टॉपिक के ऊपर जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले जब वो ऑफिस में थी तब वो उस टॉपिक के बारे में पढ़ रही थी। क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई ख़ास चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है और वो बहुत ज़्यादा रेयर है। लेकिन उसे लग रहा था फिर कि नहीं, वो शायद कोई सपना होगा या फिर ये वाला नहीं होगा जो वो सोच रही थी। इसलिए इस बार वो जाने देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कि सेजुन गुफा में गाजर के फूलों से गाजर का बीज निकाल रहा था। और इस बार उसने समझदारी का काम किया है, क्योंकि गाजर के फूलों से आधा बीज केव में लगाएगा और आधा ऊपर ग्राउंड में लगाएगा। क्योंकि उसके स्टोर किए हुए जो गाजर थे वो बालू के बच्चे ने आधे से ज़्यादा खा लिए थे, इसलिए वो गाजर के उस पौधे को नहीं उगा सकता। और अब की बार जब उसके पास फूल है यानी कि गाजर के बीज है, तो इस बार वो गाजर के बीज से ही इस बार को गाजर को उगाएगा। और अब की बार रेबिट लोग भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, इसलिए वो थक गए थे, इसलिए अब वो ऐसा सोच रहा था। वैसे तभी वो देखता है कि वाइट रेबिट और ब्लैक रेबिट फिश को उठा के लेके जा रहे थे। उसे लग रहा था कि अब ये खाने का टाइम हो गया है, इसलिए उन दोनों के पास जाता है और स्टेकल रेबिट से कहता है, क्या तुम ब्लैक रेबिट के साथ मिलकर एक साथ मछली को साफ कर सकते हो? क्योंकि इस बार उसे पता है कि जो रेबिट मदर है वो आजकल को ज़्यादा कुछ खाना खा नहीं रही है, इसलिए वो सोचता है कि वो मदर के लिए वो एक फिश सूप बनाएगा। इसलिए उसे एक चेरी टमाटर चाहिए जो कि ताज़ा होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेजुन जैसे ही चेरी टमाटर को तोड़ता है, वहाँ से एक न्यू स्किल उठ के आती है। विंडो से बताता है कि उसे एक न्यू स्किल मिली है हार्वेस्ट करने पर, और उसे लेवल 4 भी मिलता है। अब लेवल 4 हो जाने पर सेजुन थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि उसे एक न्यू अपग्रेडेड स्किल मिला है जो कि वो ऐड कर सकता है। अब जब सेजुन को न्यू इफेक्टिव हार्वेस्ट स्किल मिला है और जिसका लेवल 4 भी है, उसे पता चलता है कि वो कच्चे और पके हुए फलों को आसानी से स्टोर कर सकता है, जिससे उसे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। वैसे सेजुन इस स्टेटस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो एक लेवल ऊपर की ओर जा सकता है। जब वो एक लेवल ऊपर जाएगा और वो चेरी टमाटर को तोड़ेगा तो चेरी टमाटर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। और अब जब इफेक्टिव स्किल सेजुन को मिल चुका है और वो इस स्किल को ऐड कर सकता है लेवल 4 तक, तब वो सोच रहा था कि वो कौन सा लेवल स्किल को अपग्रेड करे। तभी दूर से वाइट रेबिट उसकी आवाज़ लगाता है। उसे पता चलता है कि अभी टाइम नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का, अभी काम है खाना बनाने का, क्योंकि सारे लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं। हम देखते हैं कि वो जाके रेबिट मदर के लिए सूप बनाता है और उसे दे देता है। ये फिश सूप था। वैसे सूप सेजुन ने रेबिट मदर के लिए बनाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। इस सूप में बहुत सारी चीज़ें डला हुआ था, जैसे कैरेट, फिश, ग्रीन अनियन और थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी। वैसे सेजुन इन सबको इसलिए अच्छे से खाना बना के दे रहा था, क्योंकि जो रेबिट मदर थी वो प्रेग्नेंट थी और उसे लग रहा था कि प्रेग्नेंट होने के बाद अगर उसे भूख नहीं है फिर भी उसे खाना खाना चाहिए ताकि उसका हेल्थ बना रहे। और वो रेबिट डैड से कहता है कि वो रेबिट मदर का ख्याल रखे, क्योंकि वो जेहेतु प्रेग्नेंट है इसलिए उसे अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमें पता चलता है रेबिट डैड इस बात से खुश थे और वो रेबिट मदर का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। सेजुन वैसे ब्लैक रेबिट से बताता है कि तुम्हारे सिबलिंग बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ब्लैक रेबिट भी इस बात से खुश था। तभी हम देखते हैं कि सेजुन को जो जायंट बियर का बेबी है वो बुला रहा था। सेजुन तैयार हो जाता है और वो कहता है कि तुम लोग जल्दी से खाना खाकर ऊपर आ जाओ। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन कार्ल रेबिट और स्टेगल रेबिट को गुफा को सारी जिम्मेदारी छोड़ के जाता है इन दोनों के ऊपर और कहता है कि वो मदर के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान रखे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सेजुन ने अनियन लीफ का एक रोप बनाया था और एक बैग भी बनाया था जिसके अंदर उसने कुछ सामान भी भरा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बैग को उसने कस के बांध लिया था और ऊपर वो जायंट बियर के बेबी से बोलता है,
कि अब वो इस रोप को ऊपर की तरफ खींच सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबी बियर अपना दम लगा उस रोप को ऊपर की तरफ खींचने लगता है, एक पत्थर से अटका के, जिससे सेजुन धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा था। वैसे हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि कुछ दिन पहले की बात है, जब सेजुन जाइंट बियर के मॉम से हेल्प मांग रहा था। जाइंट बियर की मॉम एक बड़े से पत्थर को आके यहाँ पर ला दी थी, और ये पत्थर अब अनियन लीव के रस्सी के लिए एक रोप की तरह और एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। वैसे तो इनका दिन शुरू होता है जब सेजुन केव से बहुत सारा खाना लेके आता है और जाइंट बियर और बेबी बियर को खाना देता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, सेजुन को सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जाइंट बियर भी अब उनके साथ है। वैसे हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि सेजू ने बस थोड़ा सा हेल्प मांगा था जाइंट बियर से कि उसे एक पत्थर चाहिए, क्योंकि रोप को लटका के वो एवोल्यूटर की तरह ऊपर आ सके। तभी यह पता चलता है कि जाइंट बियर एक बहुत बड़ा सा पत्थर ला के वहाँ पर रख दिया था। वैसे तो सेजून सोच रहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 99 फ्लोर पर है और उस सबके साथ आराम से बातचीत करके सारा मामला सुलझा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो बहुत ही आराम से वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकता है, जो कि बाकी काबिल तारीफ है। जिसके बाद हम देखने को मिलता है कि सेजुन जाइंट बियर के बच्चे को बहुत ही आराम से सहलाता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुम धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। क्योंकि अगले दिन उसने थोड़ा सा धीरे धीरे से उसे ऊपर उठाया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है बेबी बियर का बच्चा बड़ा होता जा रहा है और उसकी ताकत भी बड़ी होती जा रही है, इसलिए उस सेजुन का आसानी से ऊपर उसने खींच लिया था। अब हमें पता चलता है कि जो बेबी बियर का बच्चा था वो सेजुन कितना जल्दी इसलिए खींच रहा था क्योंकि उसे खाना खाना था। हमें पता चलता है कि सेजू ने इस बार रोस्टेड पोटैटो लेकर आया है उस बेबी बियर के लिए, क्योंकि वो हर बार ही कुछ अलग से खाता है। और टावर मैनेजर को भी इस बात से कोई भी शिकावत नहीं है, क्योंकि टावर मैनेजर को भी सेजू ने कुछ रोस्ट पोटैटो दे दिया था। जिसका हमें पता चलता है कि रोस्ट पोटैटो देख कर बेबी बियर के मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और उस लेकर जल्दी जल्दी से खाने लगता है। हमें देखने को मिलता है खाते खाते अचानक से बेबी बियर के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो एक रोस्टेड पोटैटो लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब जायंट बियर को इस तरह से भागते हुए देख के सेजुन और ब्लैक रेबिट को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो लोग देखते हैं कि जायंट बियर मिट्टी में कुछ दबा रहा था। सेजुन और ब्लैक रेबिट उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। वैसे हम देखते हैं कि बेबी बियर बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। अब सेजुन और ब्लैक रेबिट को समझ में नहीं आता और सेजुन उससे पूछता है कि अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुमने रोस्ट पोटैटो को ग्राउंड में मिट्टी के नीचे दबा दिया है ताकि ये रोस्ट पोटैटो थोड़ा सा बड़ा हो और इसमें से और ज़्यादा रोस्टेड पोटैटो निकले। ये सुनकर बेबी बियर एक अच्छी सी और गहरी सी सांस लेके छोड़ता है। वो अपने आप पर प्राउड फील कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेजुन ब्लैक रेबिट और व्हाइट रेबिट बहुत जोर जोर से पेट पकड़ कर हंसने लगते हैं। अब सेजुन हंसते हंसते उसे बताता है कि ये ऐसे काम नहीं करता, जो चीज़ रोस्ट हो जाती है वो उस मिट्टी में दबाने या फिर उगाने से वो नहीं उगती। वैसे सेजुन उसके लिए और ज़्यादा रोस्टेड पोटैटो लेके आएगा ताकि वो खा सकेगा, लेकिन ये रोस्ट पोटैटो जिस पोटैटो उसने दबाया है वो अब ग्रो नहीं करेगा। वैसे उनका जायंट बियर का मुंह उतर जाता है, वो हैरानी में पड़ जाता है। वैसे सेजुन बहुत दिनों के बाद हंस रहा था और उसे अच्छा फील हो रहा था, लेकिन जब सेजुन की नज़र ग्राउंड में जाती है तब तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उन्हें देखने को मिलता है कि जितने सारे फिश थे जो कि रोस्ट किए हुए थे, जायंट बियर ने सबको मिट्टी में दबा दिया था। उसे लग रहा था कि इन फिश को भी अगर वो दबा देगा तो उसमें से और ज़्यादा फिश बाहर आएंगे। ये बहुत ज़्यादा क्यूट था, लेकिन इनका फूड अभी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था। सेजुन बताता है कि अब मुझे लग रहा है कि अब जायंट बियर के बच्चे को क्लास देना ही पड़ेगा कि कैसे प्लांट उगाए जाते हैं और कैसे कौन सी चीज़ें काम करता है। और सारे रेबिट के मुंह तो खुले ही रह जाते हैं क्योंकि उनका फेवरेट जो फिश था वो मिट्टी में दबा हुआ था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है हनी बी के छत्ते की ओर। हम देखते हैं कि हनी बी अपने छत्ते में बैठी थी मायूस बनकर और उसके पेट से कुछ बड़ा सा निकला हुआ था। वैसे तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि वो सफ़ेद टाइप का चीज़ क्या है और यहाँ पर क्वीन हनी भी यहाँ पर सेट क्यों थी। तो गाइस वीडियो के बीच मैं आपकी थोड़ी सी कीमती टाइम लेना चाहूँगी। दरअसल बात यह है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया। वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे खानदान में कोई गुजर गया था, इसलिए वीडियो बनाने का माहौल नहीं था और ऊपर से टाइम भी नहीं मिल रहा था। आई होप मेरी प्यारी ऑडियंस ये बात समझ गई होगी और आज के बाद से डेली घंटे का वीडियो आएगा और डेली आएगा। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा सपोर्ट मिले। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है जायंट बियर और ब्लैक रेबिट आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे।
हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि ब्लैक रैबिट और जायंट बियर आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। दूसरी तरफ सेजुन उनको देख कर खुश तो था और यहाँ पर व्हाइट रैबिट सेजुन को पीने के लिए कुछ देता भी है। तभी सेजुन देखता है कि केव से कुछ हनी भी बाहर आती है। वो देखता है कुछ पॉइजन भी बाहर की तरफ आ रही थी। वैसे उसे समझ में नहीं आता कि पॉइजन भी बाहर की तरफ क्यों आ रही। तभी उसकी नज़र हनी बी की ओर जाती है। वो देखता है कि हनी बी बाहर आ चुकी है। वो हनी बी से पूछता है कि हनी बी क्या अंडे नहीं दे रही, वो बाहर क्यों आई है। हमें देखने को मिलता है कि क्वीन हनी बी अपने साथ कुछ लेके आई थी और वो सेजुन को दे देती है। वैसे तो सेजुन को कुछ समझ में नहीं आता कि क्वीन हनी बी ने उसे दिया क्या। जिसके बाद क्वीन हनी बी वहाँ से चली जाती है। सेजुन को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसे खोलता है। उसे पता नहीं था कि इसमें क्या था, लेकिन जब वो खोलता है उसे पता चलता है ये तो ककून है। वैसे तो ककून गलती से बना था क्योंकि क्वीन हनी बी ने गलती से रॉयल जेली को खा लिया था, जिसके बाद इस ककून को बाहर निकालना पड़ा क्योंकि उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी। और इस ककून में से कैटरपिलर भी निकलेगा जो कि बाद में जाके सेजुन के काम आएगा। सेजुन ने देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि ये पॉइजन क्वीन बी का ककून है। वैसे उसे याद आता है कि क्वीन हनी बी का भी क्वीन बने ज़्यादा दिन नहीं हुए और अभी उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने, इसलिए ककून आई थिंक बन गया होगा। सेजुन यहाँ पर थोड़ा सा सैड होता है क्योंकि क्वीन हनी बी ने सेजुन के ऊपर बिलीव करके अपना ककून दिया है। सेजुन वैसे दुआ कर रहा था कि क्वीन पॉइजन बी को उसका एक अच्छा सा चाइल्ड हो, लेकिन अब उसे समझ में आ गया उसे क्या करना है। इसलिए वो ककून को कहता है कि तुम थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छा पॉइजन क्वीन ककून बन सको। ककून का बहुत अच्छा खासा ज्ञान देता है कि तुम एक अच्छा ककून या फिर पॉइजन क्वीन भी बनोगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं थियो को जो कि गाना गाते गाते आ रहा था केव की तरफ। वैसे तो बेचारा यही सोच रहा था कि वहाँ पर जाने के बाद सेजुन अपने घुटने टेक देगा और जिसके बाद वो सीईओ बन जाएगा उस केव का। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है रेड जायंट बियर की ओर और देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हैं उस रेड जायंट बियर से पूछता है कि तुम कौन हो और केव के आसपास तुम कर क्या रहे हो। लेकिन जब थियो देखता है कि रेड जायंट बियर के मुंह में सेजुन का बैग है तब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे समझ में कुछ भी नहीं आता। वो उस रेड जायंट से पूछने लगता है कि ये तो सेजुन का बैग है, लेकिन ये केव के बाहर क्या कर रहा है। उसे लग रहा था कि जायंट बियर ने सेजुन को पूरा खा लिया होगा। अब उसकी बातें अब उसी को समझ में आती है और वो बेचारा घुटनों के बल गिर कर रोने लगता है। वो कहता है कि मेरा थॉट कभी भी गलत नहीं हो सकता, जो मैं सोचता हूँ वही हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 38 फ्लोर पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। वो नील डाउन हो जाता है और रोते हुए कहता है कि मुझे 38 फ्लोर के आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कुछ तो अशुभ होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। मुझे सेल का थियो के लिए तो कुछ थोड़ा सा टाइम तो चाहिए था, लेकिन जब भी मुझे महसूस हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है मुझे जल्दी से दौड़ के यहाँ पर आ जाना चाहिए था। अब मेरा सेल का थियो वाला ट्रीटमेंट भी चला जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि थियो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एक जायंट बियर के ऊपर वो हमला कर देता है। अब जैसे थियो जायंट बियर के ऊपर हमला करने वाला था वैसे ही सेजुन यहाँ पर आ जाते हैं और थियो को हाई बोलता है और सेजुन को देखने मात्र थियो दौड़ के जाकर सेजुन के मुंह के ऊपर चिपक जाता है और उसको इधर उधर देखने लगता है और उससे पूछता है क्या इन लोगों ने तुम्हें कहीं और से खाना स्टार्ट किया था, किस और से तुम्हें खाया इन लोगों ने, क्या तुम ठीक हो। सेजुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम कर क्या रहे हो। उसके पैरों के पास पहुंच जाता है। वो कहता है तुम्हारे पैर कहाँ पर है। वो जाकर नीचे देखता है कि सेजुन तो लटका हुआ है। सेजुन कहता है मैं गिर जाऊंगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वैसे उसके जहन में काफी सारे सवाल चल रहे थे। वो सेजुन से एक एक करके पूछे जा रहा था। सेजुन कहता है कि पहले मेरा मुंह छोड़ो और एक एक करके सवाल पूछो, मैं एक साथ इतने सवाल का जवाब कैसे दूंगा। जिसके बाद हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेजुन ने थियो को सारी बातें बता दिया था और बताया भी था कि देखो अभी जायंट बियर हमारा दोस्त भी बन चुका है और इनके बीच में हमारी एक एग्रीमेंट हुई है। इसकी मॉम हमारी रखवाली करेगी और बदले में हम उसको हनी और कुछ खाने को भी देंगे। वैसे तो केव के आसपास ही रहेगी और हमारी रखवाली करेगी, लेकिन ये जायंट बेबी बियर हमारे साथ ही रहेगा। हम देखते हैं वह सुन के थियो के जान में जान आती है। उसे लग रहा था कि जायंट बियर इसे खा जाएगा। वैसे सेजुन सोचते हुए थियो को बताता है कि ये बेबी बियर का नाम उसे क्रिम्सन जायंट बियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसका कुछ अलग नाम होना चाहिए। इसलिए वो थियो से पूछता है क्या थियो इस बेबी बियर का नाम पूछ सकता है इससे कि इसका नाम क्या है। थियो उसे बताता है कि बियर जो काव है उसका नाम बियर काव होगा, इसका कोई मैटर नहीं करता कि उसका क्या नाम होना चाहिए, एक जायंट बियर ही होता है। इसलिए सेजुन अब तय करता है कि वो अपने से भी कुछ नाम इस जायंट बियर को दे देगा जो उसके अच्छे से एक माइंड में आ रहा है। अब जायंट बियर भी अपना नाम सुनने के लिए बड़ा उत्सुक था। सेजुन सोच रहा था कि उसका नाम क्या रखे।
अब वैसे तो सब लोगों को लग रहा था कि सेजुन उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ख़तरनाक सा नाम रखेगा। सेजुन भी कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल उसका ख़तरनाक सा नाम रखूँगा। इसलिए उसका माइंड में एक अच्छा सा नाम आता है और वो नाम सुनकर सारे लोग हक्के-बक्के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेजुन ने उसका नाम कैंग रखा था। अब ये नाम सुनकर तो बेचारा जायंट बियर भी अब कुछ नहीं कहता, क्योंकि सेजुन को लग रहा था कि जायंट बियर हमेशा कैंग कैंग करता रहता है, इसलिए उसका नाम कैंग रहेगा। तभी थियो वहाँ पर अपना नाक घुसाता है और कहता है कि ह्यूमन को नाम रखने का कोई भी तरीका नहीं आता। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि सेजुन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही कैंग को पड़ता है। कैंग को अपना नाम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, नाम से वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद ये दोनों आपस में खेलने लगते हैं और जो सेजुन ने सोचा था वही हुआ। कैंग को अपना नाम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देख के सारे रैबिट और थियो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि इसका नाम कैंग है और फिर भी इसको पसंद आ रहा है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि थियो की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था। इसलिए वो सेजुन को कहता है कि अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब मेरी चीज़ें देखो जो मैं लेके आया हूँ। वैसे थियो अपना बैकपैक दिखाता है और सेजुन से कहता है कि सेजुन ने जितना सारा काम थियो को दिया था, थियो ने सारा कंप्लीट कर दिया है और जो चीज़ उसने सॉल्व आउट करने का कहा था उसने वो काम भी कर दिया है। इसलिए अब सेजुन को थियो को बहुत ज़्यादा टाइम तक सेल कर थियो वाला ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। इसलिए अब सेजुन उसको तय करता है कि वो 38 घंटे तक थियो को सेल कर थियो वाला ट्रीटमेंट देगा। इसलिए वो अपनी गोद में उसे बैठा लेता है। बिकॉज थियो ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सेजुन अब थियो को सेल कर थियो वाला ट्रीटमेंट देने वाला था और जैसे उसको चूरू देने जाता है, यहाँ पर जायंट बियर अपना मुंह घुसा देता है, वो चूरू वो खा लेता है। वैसे तो थियो के बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती कि थियो का चूरू वो कैंग खा चुका था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसे मारने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने अपने टंग से मेरे चूरू को चाटा। आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने नहीं वाला। सेजुन उसे पकड़ रहा था कि भाई रुक जा, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन थियो ने तब तक कैंग को एक लात मार ही दिया था और इसके बदौलत कैंग बहुत जोर से चिल्ला कर रोने लगता है और इसकी आवाज़ सुन के उसकी मॉम जो कि पहरेदारी दे रही थी केव के बाहर, वो दौड़ते हुए जंगल से उड़ते हुए सीधा थियो के पास आ जाती है। ये देख के थियो और सेजुन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। बिकॉज कोई भी माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। अब सेजुन को देख के तो बड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि जो उसकी मॉम थी जायंट बियर, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और थियो सोच रहा था कि आज तो उसका हो गया काम। हमें देखने को मिलता है कि क्रिम्सन जायंट बियर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और थियो के ऊपर काफ़ी चिल्लाता है। थियो इधर थर थर काँप रहा था और वो सॉरी बोलता है। उसे कहता है कि मैं एक मर्चेंट कैट हूँ और मेरा बैज ये रहा। अब वैसे थियो तो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता और डरते हुए अपना बैज दिखाता है और वो कहता है कि बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तुम्हारे बेबी के साथ, मेरा कोई इरादा नहीं था उसके साथ झगड़ा करने का। लेकिन क्रिम्सन जायंट बियर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और थियो को खाने ही वाला था। लेकिन हमें जानने को मिलता है कि क्रिम्सन जायंट बियर अपने गुस्से को कैसे भी करके कंट्रोल कर लेता है और वो थियो को जैसे तैसे करके छोड़ देता है। थियो अपनी अब तक सांस रोके था और अब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। यहाँ पर सेजुन जायंट बियर से कहता है कि बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एक छोटी सी आर्गूमेंट हो गई थी, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जायंट बियर बहुत ज़्यादा गुस्से में तो था, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहाँ से फिर से चला जाता है अपना काम करने। सबके सांस में सांस आती है क्योंकि आज तो सब मरते मरते बचे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं थियो को जो कि बेचारा बैठ के अपने उदास होकर रोने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे लग रहा था आज तो उसका पत्ता कटने ही वाला है। सेजुन उसे संभालता है और कहता है कि थियो अब ठीक है। थियो उसे कहता है थैंक यू क्योंकि आज सेजुन की वजह से थियो की जान बच पाई है। यहाँ पर थियो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब थियो को चुप कराने के लिए सारे रैबिट्स, ब्लैक रैबिट, व्हाइट रैबिट और सेजुन भी लगे थे। अब थियो को यहाँ पर हंसाने के लिए सारी कोशिश कर रहे थे और एक साथ मिलकर सब रो रहे थे। वैसे तो हमें देखने को मिलता है कि जायंट बेबी बियर को भी ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वो सेजुन के पास जाके थियो को चाटने लगता है और वो माफ़ी मांगता है एक तरह से कि थियो उसे माफ़ कर दे। थियो भी उसे सॉरी बोलता है और वो कहता है कि आज से हम सब फ्रेंड हैं। अब लोग इतना ज़्यादा रो गा लिए थे कि अब इन सबको नींद आ रही थी, इसलिए अब एक साथ मिलकर वो एक दूसरे के साथ चिपक के सो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि मदर रैबिट और फादर रैबिट केव से बाहर आते हैं। उनको देखने को मिलता है कि थियो का बैग में वही टोपा जो थियो ने बाजार में कुछ देर पहले खरीदा था। फादर रैबिट उस टोपी को उठा लेता है और मदर रैबिट दिखाती है कि सारे लोग कैसे एक दूसरे से सो गए। हमें देखने को मिलता है कि फादर रैबिट उसी टोपी को ले जाकर सेजुन के सर के ऊपर रख देता है। सेजुन को इसे छाँव में मिलती है और सेजुन काफ़ी इससे खुश था और हमें एक मुस्कान देखने को मिलती है छोटी सी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि स्पेस का, जहाँ पर दो लोग मिलके कुछ तो कर रहे थे।
हमें यहाँ पर जानने को मिलता है ये लोग मिलकर टावर को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम एंथन फिरतानी होता है वो कहता है कि सर आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा शांत होइए। वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में था। बंदा एथन फिरतानी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस टाइम पर आराम कर सकता हूँ? ऐसे सिचुएशन में आराम बिल्कुल नहीं कर सकता, जबकि मैं कोई भी एलियन को देख नहीं सकता। इस बंदे का नाम हमें जानने को मिलता है जिसका नाम होता है काइजर फिरतानी। वो हमें बताता है कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए और 10 साल से ज्यादा गुजर भी गए, लेकिन अभी तक उसने कोई भी एलियन को देखा नहीं है। हमें जानने को मिलता है कि ये लोग काफी देर तक पोर्टल को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेडिसिन काम तो कर रहा है, लेकिन पोर्टल कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, जिस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि इमरजेंसी सिस्टम और टावर एक दूसरे के साथ कोई भी काम और रिएक्ट नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये दोनों यहाँ पर स्टक हो चुके हैं और यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते बिना ये जाने कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हमें यहाँ पर कुछ तो समझ में आता है कि ये लोग टावर मैनेजर के साथ कुछ तो करने वाले थे। वैसे वो बंदा बताता है यहाँ पर कि हम यहाँ पर स्टक तो हो गए और इमरजेंसी सिस्टम टावर में कुछ भी काम नहीं कर रहा, लेकिन इस बात से हमें ये पता चलता है कि एलियन को यानी कि टावर मैनेजर का भी कोई भी दिल का दौरा नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये बात है कि इनके पास अभी भी टाइम है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इस मौके का अच्छे से उनके फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक फिरतानी है और फिरतानी कभी भी हार नहीं मानते। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि टावर मैनेजर फिरतानी की बात कर रहा था, यानी कि इन इंसानों के साथ टावर मैनेजर का कुछ तो कनेक्शन है। वैसे वो बंदा बताता है कि वो काइजर फिरतानी को समझ सकता है, क्योंकि वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो सब लोग दुखी है क्योंकि उन्हें पता है और डर भी है कि वो लोग एलियन से मिल नहीं सकते जल्दी, क्योंकि कोई तो वजह है जो कि वो लोग एक साथ हुए हैं एलियन को ढूंढने के लिए, और वो सब लोग चिंतित है इस बारे में लेकर। हमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात जानने को ही मिलती है कि जो टावर मैनेजर का कैबिन है वो सेंटर में है, जो कि माना की सपोर्टिंग सिस्टम से टावर की वजह से चल रहा है। ड्रैगन इसी माना की यूज करके, उस टावर को यूज करके बहुत ज्यादा दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, और जितने सारे ड्रैगन है जो कि केव में रह रहे हैं उस जगह पर सारे एलियन बीमार पड़े हैं। हमें यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि ये लोग सारे मिलकर ड्रैगन के लिए दवा ढूंढ रहे हैं ताकि सारे ड्रैगन बीमार ना रहे और सब ठीक हो जाए, जिसके लिए उन्हें खतरा भी लेना पड़ेगा तो ये ले सकते हैं। ड्रैगन एलियन को ठीक करने के लिए उन्हें खतरे का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ड्रैगन हेल्दी रहे ताकि कोई भी उनका हार्ट ब्रेक ना कर पाए। हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि अगर ड्रैगन हार्ट कोई भी खतरे में हुआ या फिर नुकसान हुआ उनका, तो इनका भी बहुत ज़्यादा भरपाई करना पड़ेगा। बंदा हमें ये भी बताता है कि इन्हें सारे ड्रैगन के लिए एक ही जैसा महसूस करना चाहिए, क्योंकि सारे ड्रैगन इनके लिए इम्पोर्टेंट है। काइजर वैसे एथेना कहता है कि तुम ऐसी बातें करोगे तो हमें कोई भी काम नहीं होगा, अगर ऐसी बात करते रहो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एथन यहाँ पर कहता है कि वो समझ सकता है कि काइजर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, वैसे इसलिए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत है, वो कुछ भी नहीं कर रहा। हमें यहाँ पर पता चलता है कि काइजर एथन का पिता है, और अब जाके हमें यहाँ पर कुछ चौंका देने वाली और कुछ कंफ्यूजिंग बात ये पता चलती है कि जो टावर मैनेजर है वो एथन की बेटी है, और एथन चाहता है कि उसकी बेटी जहाँ कहीं पर भी है वो अच्छे से हो और अपना काम बखूबी निभा रही हो। तब जाके यहाँ पर काइजर कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तो चलो अब गेट के सामने खड़े रहो और दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करो। इसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ देर के प्रोसेस के बाद उन लोगों ने अपना काम कर दिया था, और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ड्रैगन का हार्ट है उसमें कुछ चेंजेस आए होंगे। हमें यहाँ पर कुछ तो बात पता चलती है कि वो ड्रैगन कैसे बनी और ये लोग उससे ड्रैगन हार्ट के लिए क्यों इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर काइजर कहता है कि आई होप तुम जैसा बोल रहे हो वो सब सही हो और मेरी पोती बिल्कुल भी अच्छी होगी और अच्छे से खाना पीना खा रही होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें टावर मैनेजर की सीन दिखाया जाता है जो कि आराम से चेरी टमाटो खा रही थी और बुक पढ़ रही थी। वो हमें बताती है कि जैसे जैसे दिन जा रहे हैं चेरी टमाटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इसका रैंक डी हो गया है और इसका जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, इसलिए उसे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे पहले जब वो खाती थी तब उसे बहुत ज़्यादा खाना पड़ता था और इसलिए उसे स्वाद आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब जब इसका रैंक डी हो चुका है और इसकी जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो ये कुछ चेरी टमाटर में उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि उसकी जो टमाटर की स्वीटनेस है उसे अच्छे से महसूस हो रहा है और वो अच्छे से खा पा रही है। लेकिन तभी हमें जानने को मिलता है कि अचानक से टावर मैनेजर के दिल में बहुत जोर से पेन होने लगता है और वो अपने हार्ट की ओर हाथ पकड़ कर कुछ अजीब से महसूस कर रही थी।
वो हमें यहाँ पर बताती है कि पिछले 200 साल से उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसका हार्ट यानी कि जो दिल है वो धड़कने लगे, लेकिन आज ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा है। वैसे तो उसे लग रहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आजकल चेरी टमाटर बहुत ज़्यादा खा रही है, इसलिए उसका दिल में कुछ अलग सी बदलाव आ रही है। ऐसे तो उसे ये भी लग रहा है कि आजकल वो ह्यूमन की चीज़ें खा रही है और ह्यूमन के साथ रह रही है, इसलिए उसे ऐसा चीज़ हो रही है। वो तो ये बात भूल ही गई थी और उसको एक ट्रीट देना भी चाहिए था उसके लिए। वैसे तो अभी तक उसने कुछ नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब जाके जब वो नोटिस करी है तब उसे पता चल रहा है कि चेरी टमाटर से ना केवल उसका मूड बल्कि उसका ड्रैगन हार्ट भी हील हो रहा है। इसलिए वो चाहती है कि वो सेजुन को कुछ रिवॉर्ड गिफ्ट में दे। और वो अब अपना नाम लेती है, ग्रेट ड्रैगन एलियन फिरतानी, जिसका ये जब 200 साल हो चुका है और इस बात से बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। और अब फाइनली उसने किसी को ढूंढ लिया है जब वो किसी का देखभाल या फिर प्रोटेक्ट कर सकती है, और हमें पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि ये सेजन होता है। उसने सेजन को रक्षा करने के लिए ठान लिया था। वैसे वो हमें बताती है कि कुछ देर के लिए ही सही उसका हार्ट बीट तो कर रहा था, कुछ मोमेंट के लिए, लेकिन अब जब ड्रैगन हार्ट बीट कर रहा है तो क्यों ना इसका फायदा उठाए और वो टावर मैनेजर होने के नाते वो सेजन को अब रक्षा करे। और इसके लिए वो ब्लेसिंग मान रही थी खुद को, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। जबकि सेजुन को ये बात पता नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि सेजुन को वो दूर से ही देख सकती है और वो सारी चीज़ टमाटर को भी और सारी अच्छी चीज़ों को भी टेस्ट कर सकती है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो धीरे धीरे सेजुन के साथ अट्रैक्ट भी हो रही है, जिसके बाद आगे क्या होने वाला है उसे कुछ भी नहीं पता। वैसे हमें देखने को मिलता है जब सेजुन सो रहा था तब स्टेटस विंडो सेजुन का बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था। जैसे ही सेजुन की आंखें खुलती है वो देख के डर जाता है। वैसे टावर मैनेजर से पूछ रहा था कि सेजुन के पास जो उसके सर में हेट है वो कहाँ से आया है। वैसे तो सेजुन आधी नींद में था, लेकिन जब भी वो अपने सर के ऊपर हाथ रखता है उसे पता चलता है कि उसके सर के ऊपर एक हैट है, यानी कि एक टोपा। वैसे तो सेजुन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए अपने सर में जो हाथ रखता है तब उसे पता चलता है कि उसके सर के ऊपर एक हैट है। वो उस हैट को नीचे उतारता है और देखने लगता है। वो फादर रेबिट से पूछता है क्या उसने थियो के बैग से इस हैट को निकाला है। फादर रेबिट को हाँ बोलने पर सेजुन थियो को उठाने लगता है। थियो काफी गहरी नींद में सो रहा था और उसे उठाने के लिए मना करता है। हम देखते हैं कि थियो इतना ज्यादा गहरी नींद में सो रहा था कि सेजुन को बिल्कुल भी बातें नहीं मानता, इसलिए सेजुन थियो को जैन बियर के ऊपर ही सुला देता है और उस हेड को देखने लगता है कि ये है क्या। उसे पता करने पर ही पता चलता है कि ये फार्मा स्ट्रो हैट है जो कि किसान खेती करते टाइम पहनते हैं, और ये एक भूसे से बनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा आरामदायक होती है। वैसे तो अभी इस टोपी का लेवल 1 है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका साइज सेजुन के सर में नहीं फिट आने वाला। सेजुन को पहले ही नोटिफिकेशन मिल चुकी थी कि कोई भी चीज़ अगर सेजुन यूज़ करेगा तो सबसे पहले टावर मैनेजर को बताएगा, वरना सेजुन के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए सेजुन अब टावर मैनेजर से माफ़ी मांगता है और टावर मैनेजर को इसे जांच करने के लिए देता है। वैसे तो टावर मैनेजर ऐसे ही नहीं मांग सकता, इसलिए उसे एक क्विज देता है। क्विज के जरिए वो उस टोपी को मांगता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजू ने टावर मैनेजर को उस टोपी को दे दिया था। टावर मैनेजर के हाथ में वो टोपी पहुंच भी जाती है और अब वो अपनी स्किल को दिखाने वाला था, यानी कि वो मैजिक के जरिए टोपी के ऊपर कुछ कर रहा था। इसके थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि टावर मैनेजर सेजन से काफ़ी ज़्यादा खुश है और इस टोपी से भी। वैसे तो सेजन हैरान होता है कि टावर मैनेजर ने उसकी टोपी से खुश है और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन भी बताया है। लेकिन तभी टावर मैनेजर का एक न्यू क्विज आता है जिसमें टावर मैनेजर ने लिखा होता है कि अगर सेजुन ने वादा किया कि अगले ब्लू मून की नाइट सेजुन अपने न्यू बड़े हुए फसलों में से सेजुन ने अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लू मून की एनर्जी के नाइट अगर सेजुन टावर मैनेजर को कुछ ज़्यादा खाने को देता है तो टावर मैनेजर प्रॉमिस करता है कि वो उसका हेड को दे देगा, वो भी एक न्यू स्किल के साथ। वैसे सेजुन ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचता है और वो टावर मैनेजर से प्रॉमिस करता है कि ठीक है, जब भी ब्लू मून की नाइट आएगी सेजुन टावर मैनेजर को ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रूट्स को देगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि स्टेटस विंडो में टावर मैनेजर का नाम शो होता है और विंडो सेजुन को ये भी बताती है कि टावर मैनेजर का नाम जानना कोई बड़े सम्मान से कम नहीं है। हम देखते हैं सेजुन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है एलियन फिरता नहीं, ये क्या टावर मैनेजर का नाम है। वैसे तो टावर मैनेजर ने उसे पिंकी फिंगर करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब सेजुन टावर मैनेजर का नाम सुनकर बड़ा अजीब सा मुंह बना रहा था, इसलिए टावर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपना पैर जमीन पर पटकते हुए कहता है कि अगर सेजुन ने ऐसा हरकतें किया तो फिर तो उसका टोपी उसे मिल के रहा
और अब इसलिए सेजुन को थोड़ा सा झुक कर रहना पड़ेगा। इसलिए सेजुन टावर मैनेजर से माफी मांगता है और कहता है कि टावर मैनेजर का नाम जानना सेजुन के लिए कोई बड़े सम्मान से कम नहीं है। इसलिए सेजुन अब टावर मैनेजर से प्रॉमिस करता है कि अगले ब्लू मून की नाइट जितनी सारी एनर्जी ब्लू मून की होगी फसलों में, सेजुन सारे ब्लू मून वाली एनर्जी वाले फ्रूट टावर मैनेजर को सेंड करने वाला है। वैसे ये प्रॉमिस सेजुन का फर्स्ट प्रॉमिस है टावर मैनेजर से। सेजुन तो हैरान था, लेकिन टावर मैनेजर को पता था कि सेजुन ने कब प्रॉमिस किया था, क्योंकि बाकी में सेजुन का फर्स्ट प्रॉमिस ही था। इसके बाद हमें पता चलता है कि टावर मैनेजर ने जो क्विज दिया था वो कंप्लीट हो चुका है और टावर मैनेजर ने सेजुन को जो हैट में कुछ स्किल और मैजिक किया था वो भी कंप्लीट हो चुका है और वो पूरी तरीके से तैयार होकर सेजुन के पास आ जाता है। वैसे तो सेजुन को अभी तक लग रहा था कि ये जो हैट है वो नॉर्मल हैट है, लेकिन टावर मैनेजर को बताने पर इसे पता चलता है ये कोई नॉर्मल हैट नहीं है, बल्कि ये कई साल पुरानी है और ये बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट है, क्योंकि कई वर्ष पुरानी है जो कि किसान अपने खेती के दौरान यूज़ करते थे। वैसे सेजुन को बहुत आसानी से मिल गया, ये सेजुन के लिए बहुत ज़्यादा लकी की बात है। ये बात सुन के सेजुन काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो अपने आप पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके पास ऐसे भी एक टोपी है, क्योंकि टावर की सबसे बड़ी महंगी चीज़ों में से एक थी। वैसे सेजुन को ये जान के बहुत दुख होता है कि पहले के लोग जो थे अपने आर्टिफैक्ट को कितना ज़्यादा महत्व देते थे, कितनी सारी चीज़ें बनाते थे, लेकिन अब के जो लोग हैं वो बस नौकरियों में ही सीमित रह गए और ना ही कुछ आगे करते हैं और ना ही अपनी कलाकृति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब जब सेजुन को ये चीज़ मिल गया तो सेजुन इससे बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपने 2 कौड़ी के जॉब से भी ज़्यादा इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई लग रहा था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेजुन के सामने अचानक से स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है और उसे पता चलता है कि जो टोबी का रैंक था वो ई से बढ़ के डी हो चुका है और उसका जो लेवल था वो 3 हो चुका है। जिसके बाद स्टेटस विंडो सेजुन को शाबाशी देती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करती है और आगे की शुभकामनाएं देती है कि उसका जो हार्वेस्टिंग है वो आगे और ज़्यादा अच्छे से हो। लेकिन सेजुन हैरान तो तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी टोपी के लेवल अप हो चुका है और उसकी वजह से वो जितनी दूर तक खेती करेगा उसका वर्ग मीटर भी बढ़ चुका है, यानी कि सेजुन अब जितना दूर चाहे उतने दूर तक अपनी खेती को आगे बढ़ा सकता है। जिसके बाद उसे ये भी बताया जाता है कि अगर सेजुन ने अच्छे से हार्वेस्टिंग किया तो उसका हार्वेस्टिंग का लेवल अप होता जाएगा और वो जितना ज़्यादा खेती करेगा उसका लेवल अप हो जाएगा, यानी कि सेजुन को 100% से मुनाफा होगा और 50% तक उसका लेवल अप हो जाएगा। अब इसे तो सेजुन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि एक तो उसे बहुत जगह मिल गई है हार्वेस्ट करने के लिए, ऊपर से उसे इतना ज़्यादा लेवल अप करने का भी मौका मिला है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो सेजुन को ये सब फ्री में मिल रहा था, जिससे सेजुन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और वो थियो की ओर देखता है। वैसे तो सेजुन हैरान था, लेकिन वो खुश भी था, क्योंकि उसे हार्वेस्टिंग के लिए इतना बड़ा जगह मिल रहा है। केव से बाहर आने के बाद उसे बहुत बड़ी जगह मिली है, जो कि ऐसे ही वो आसानी से छोड़ने नहीं वाला था। अब इतनी बड़ी जगह सेजुन के लिए कोई वंडरलैंड से कम नहीं था, इसलिए सेजुन खुशी के मारे थियो को गले लगा लेता है। और इतना सब कुछ हुआ एकमात्र सिर्फ इस हैट की वजह से, इसलिए सेजुन काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो थियो को थैंक यू कहता है, क्योंकि थियो के गोल्डन हाथों ने इस टोपी को चुना है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है और उसकी वजह से उसे इतना ऑफर मिला है आज। और इसलिए वो थियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार बरसाने लगता है और थियो को पंजों को लेकर उसको चूमने लगता है। लेकिन थियो को जैसे नींद खुलता है वो देखता है कि सेजुन उसके पंजों को किस कर रहा था, इसलिए वो आधी नींद में सेजुन से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सेजुन तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खुश था कि उसने तो उस थियो को पूरे 1 वीक के लिए सेलकेट थियो ट्रीटमेंट देने का वादा कर दिया। और सेलकेट थियो का ट्रीटमेंट सुन के थियो की तो नींद ही पूरी गायब हो जाती है। वो हैरान हो जाता है और सेजुन से फिर से पूछता है कि सेजुन ने कहा कि वो 38 आवर के लिए थियो को सेलकेट थियो वाला ट्रीटमेंट देगा, क्या ये बात सच है? सेजुन भी हाँ कहता है और थियो को हवा मुछालते हुए कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसलिए आज वो थियो को ये वाला प्रॉमिस कर दिया। मैटर नहीं करता कि वो क्यों इतना ज़्यादा खुश है, लेकिन वो है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो प्रेयर कर रहा था किसी चीज़ को। दूसरी तरफ हमें सेजुन, ब्लैक रैबिट और थियो को भी दिखाई देता है। सेजुन काफ़ी ज़्यादा काँप रहा था, जिसे थियो उसके ऊपर बैठा था वो सेक हो रहा था। थियो कहता है कि सेजुन को क्यों उतना ज़्यादा काँप क्यों रहा है, क्या वो चुपचाप नहीं बैठ सकता? वैसे तो सेजुन थियो को बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एंग्सियस है और वो डरा हुआ है। हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग रैबिट मदर और फादर के इंतज़ार में थे कि उनका क्या होने वाला है। अब जगह में पता चलता है कि रैबिट मदर तो प्रेग्नेंट थी, अब आज उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका है।
और इसी बात को लेकर सारे लोग काफी ज्यादा परेशान थे और गेट के बाहर सब इंतजार कर रहे थे, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और इन दोनों का कोई भी अभी खबर नहीं मिली है। इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि आगे अब क्या होने वाला है। अब काफी टाइम आ चुका है और बहुत देर हो चुकी है, इसलिए कुछ भी पता ना लगने पर थियो सेजुन से कहता है कि इतनी देर तक इंतजार करना सच्चा है कि सेजुन उसे एक चूरू ही दे दे। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि रेबिट मदर के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि वो जो कटाना रेबिट था वो अपने हाथों में कुछ लेके आता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि कितने क्या सब हेल्दी है। कटाना रेबिट जब दिखाता है सबको, सेजुन देखता है यहाँ पर बस 3 ही है, लेकिन क्लोज जाके देखने पर उसे पता चलता है कि 3 और है, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर 6 रेबिट बेबी है। अब बेबी रेबिट्स को देख के सब लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। अब सेजुन तय करता है कि मदर ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग की है, इसलिए सेजुन मदर के लिए एक सूप बनाएगा ताकि सूप पीकर मदर जल्दी से रिकवर हो जाए। वैसे हमें देखने को मिलता है कि थियो काफी दूर था इन सब से, इसलिए सेजुन थियो को नजदीक बुलाता है और देखने को मिलता है बेबी रेबिट्स को। सेजुन थियो से पूछता है क्या बेबी रेबिट क्यूट नहीं है, क्या देखने में उसको अच्छी नहीं लग रही है। थियो देखता है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रहा था और वो काफी ज्यादा खुश भी था कि बेबी रेबिट्स कितना ज्यादा क्यूट है। अब सेजुन थियो को बताता है कि थियो अब अंकल बन चुका है। थियो भी हैरान था कि क्या मैं अंकल बन चुका हूँ, मतलब सच में। सेजुन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम अब अंकल बन चुके हैं और अब तुम्हें इन बेबी रेबिट्स को अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। अब जबकि थियो अंकल बन चुका था, इसलिए वो अपने जेब से चूरू निकालता है और कहता है कि जब मैं अंकल बन ही चुका हूँ तो अपने बच्चों के लिए वो चूरू गिफ्ट करेगा। और वो एक्साइटेड होकर उन बेबी रेबिट्स को चूरू गिफ्ट करता है। वैसे सेजुन से बताता है कि वो अभी चूरू नहीं खा सकते क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन सेजुन थियो को टीज करना नहीं छोड़ता कि थियो ने कहीं पर तो चूरू को छुपा के रखा था जो कि एक्स्ट्रा चूरू थे। अब थियो यहाँ पर पकड़ जाने पर वो बहाना मारता है कि आज तो सबसे अच्छा दिन है और आज खुशी का माहौल, इन सब चीज़ों से बात नहीं करते, इन सब चीज़ों को दूर हटाओ। हमें जानने को मिलता है कि आज 179 डे हो चुका है टावर स्टार्ट हुए और आज फैमिली में कुछ न्यू मेंबर ज्वाइन हुए हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कुछ न्यू कैरेक्टर को जो कि टावर गेट के सामने खड़े थे और वो ब्लू मून के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि 99 फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है जो कि काउ एंड हॉर्सेस का किंग है। वो अपने वॉरियर को बता रहा था कि वो भूख के आगे ना झुके, सामने जो मिले उसे उखाड़ के खा जाए, चाहे किसी की भी खेती हो।